तो चैप्टर की शुरुआत होती है। शायशु अपने घर वापस आ जाता है। मदर, आप घर आ गए, क्या आपको चोट तो नहीं लगी? हाँ, क्या कुछ हुआ था? जब मैं बाहर था आर्मी के बंदे वापस आ गए। आर्मी के बंदे आए थे, उन्हें काफी गहरे घाव हुए थे। मुझे चोट नहीं लगी है, मुझे चेक करना बंद करो। आर्मी के बंदे अपने साथी लोगों की बॉडी और वुल्फ्स की बॉडी भी वापस लाए। मैंने सुना बाकी सारे लोग फैक्ट्री की तरफ निकल गए हैं। शायशु सोचता है, ओ अच्छा, गन्स वुल्फ को मार सकती है। वुल्फ्स के जीतने के चांसेस काफी कम है क्योंकि आर्मी के पास काफी सारे वेपन्स है। सभी आर्मी के बंदे गाड़ियों से आते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, सभी लोग बाहर निकलो। ये सब क्या चल रहा है? कोई भी हमें बताएगा कि कोई आज रात को यहाँ से बाहर गया था, उसे हम इनाम देंगे। शायशु उन्हें देखता है और सोचता है, ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने जाने से पहले वांग डोंग यांग पर वुल्फ के पंजे का निशान बना दिया था। नॉर्मल पीपल के लिए तो उसे पहचानना मुश्किल है। क्यों उन्होंने नोटिस कर लिया कि वांग डोंग यांग की पिस्टल गायब है? तो इस वजह से ये लोग यहाँ छानबीन कर रहे हैं। तो ये लोग पिस्टल को यहाँ ढूंढ रहे हैं। अभी वो डॉक्टर बोलता है, मैं जानता हूँ कि कौन आज रात को बाहर निकला था। कौन है वो एरन शायशु है। मैंने अपनी आँखों से देखा था। ये रहा वो। शायशु हैरान हो जाता है। मेन आर्मी का बंदा कहता है, इसका घर छान मारो। को जरा उसे ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते। बॉस लू ने स्पेशली मुझे उसकी देखभाल करने के लिए कहा है। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम्हें डिटेल्स चाहिए तो तुम बॉस लू से पूछो, मैं तुम्हें ये सब नहीं बता सकता। इन आर्मी का बंदा सोचता है, ये तो बॉस लू के अंडर आता है यार। क्या हुआ अगर ये बॉस लू के अंडर आता है? ये मैटर साइड नहीं रखा जा सकता। ये एक सीरियस मैटर है। अगर मुझे इसे अरेस्ट करना पड़ा तो मैं पर्सनली बॉस लू से माफी मांगकर उन्हें सारी सिचुएशन बताऊंगा। आर्मी के बंदे शायशु को पकड़ लेते हैं और उसे चेक करने लगते हैं। अंदर मत आओ, लू युआन रास्ते से हटो। लू युआन उस डॉक्टर को घूरता है। डॉक्टर भी हंसता है। आर्मी के बंदे शायशु के घर में आकर चेकिंग करने लगते हैं। लू युआन प्रे करता है उन्हें कुछ न मिले। तभी एक बंदा कढ़ाई उठा ही रहा होता है, लेकिन तभी आर्मी का मेन बंदा बोलता है, क्या तुम्हें कुछ मिला? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये जगह ज्यादा बड़ी भी नहीं है। अगर यहाँ पिस्टल होती तो हमें मिल जाती। हमें दिखाया जाता है वो गन उसी कढ़ाई के नीचे होती है। चलो सब लोग वापस चलो। वो कढ़ाई फिर से गन को कवर कर लेती है। लू युआन भी चैन की सांस लेता है। आर्मी के बंदे शायशु को छोड़ देते हैं। शायशु उस डॉक्टर को घूरता है। ऐसा लगता है जो मैंने तुम्हारे लिए किया वो बेमतलब था। तुम तब भी ठीक ही रहते। थैंक्स, इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर तुम बॉस लू के हिफाजत में नहीं रहते तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। वैसे बॉस लू है कौन? क्या वो मुझे जानता है? बॉस लू रिप्रेजेंटेटिव है क्वीन कंसोर्टियम के, वो भी स्ट्रॉन्ग होल्ड 113 के। तुम्हारी मेडिसिन उन्हें काफी पसंद आई। ओ अच्छा, तो वांग फ्यूग्यू ने मेरी मेडिसिन डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग होल्ड को बेच दी। बॉस लू ने कहा था अगर तुम उन्हें फिक्स्ड अमाउंट में वो मेडिसिन महीने में दोगे तो वो तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। क्या बॉस लू मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड में रख सकते हैं? क्या हम लोग को स्ट्रॉन्ग होल्ड सिटी में जाना मना है? तुम स्ट्रॉन्ग होल्ड में चले जाओगे तो जड़ी बूटियाँ कैसे इकट्ठा करोगे? अगर ऐसा होता तो मैं खुद ही स्ट्रॉन्ग होल्ड चला जाता। शायशु सोचता है, बॉस लू मुझे अंदर आने नहीं देंगे। वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए ब्लैक मेडिसिन बनाऊं। तभी लू युआन के सर में दर्द होने लगता है। वो शायशु का केफ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहीं गिर जाता है। लू युआन चैप्टर की शुरुआत होती है। हमें दिखाया जाता है लू युआन बिस्तर पर लेटा होता है। इतना तेज बुखार जानलेवा हो सकता है। लू युआन ने मेरे लिए फिर से विश मांगी और उसकी वजह से वो इतना बीमार हो गया। अगर क्या होता कि तुम्हें कुछ हो जाता? सिस्टर शायू कपड़ा निचोड़कर लू युआन के सिर पर रखती है। सिस्टर शायू, मुझे माफ करना कि मैंने पहले तो आपके साथ करा था। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? तुम दोनों काफी जिद्दी हो। अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हारी उम्र के बच्चे जैसा सोचता तो तुम इस दुनिया में जी ही नहीं पाते। ये सब इसलिए है कि मेरा भाई महान है। शायशु लू युआन की तरफ देखता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए आराम की जिंदगी बनाऊंगा। ब्रदर, मैं ये क्या
क्या सुन रहा हूँ, अपना मुंह बंद करो। हमें दिखाया जाता है सुबह हो चुकी होती है। शायशु अपने घर से बाहर आता है। शायशु कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या तुमने सुना नहीं, वो डॉक्टर तुमसे काफी डर गया था तो उसने अपना पैसा लेकर कल रात को ही वहाँ से भाग गया। अब तुम ही डॉक्टर हो इस शहर में। स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऑफिसर्स ने डॉक्टर का घर तुम्हें दे दिया है, तुम आज ही वहाँ जा सकते हो। मैंने तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट लाया है। वैसे भी तुम और लुयान बड़े हो रहे हो। लो इसे खाओ। ये क्या है, तुम्हें पता नहीं होगा, ये चिड़ियों का घोंसला मैंने काफी सालों से रखा था। ये काफी न्यूट्रिशियस है। क्या चिड़िया का घोंसला? मैंने सुना था, टीचर बता रहा था चिड़िया का घोंसला उनके थूक से बना होता है। मुझे नहीं लगता ये खाने लायक है। ये तो अभी तक सड़ चुका होगा। ऐसा मत कहो, ये घोंसला ब्लड बर्ड ने बनाया है। क्या? फिर तो इसमें खून भी होगा। वैसे ध्यान मत दो, मैं मजाक कर रहा था। चलो ये सब छोड़ो, बिजनेस पे आते हैं। कुछ दिनों से तुमने जड़ी बूटियाँ इकट्ठा नहीं की। क्या तुम्हारी ब्लैक मेडिसिन खत्म नहीं हो रही है? लेकिन तुमने तो उसे खरीद लिया था। मैंने उसे अमीर लोगों को बेचने के लिए खरीदा था। बुद्धू बनना बंद करो। अगर तुम मुझे मेडिसिन नहीं बेचते तो तुम उसका क्लिनिक भी नहीं मिलता। ठीक है, 1200 युआन का मैं बेचूंगा। डील। वांग फ्यूगी उसे झट से पैसे दे देता है। शायशु को एक ग्रेटिट्यूड पॉइंट वांग फ्यूगी से मिलता है। वांग फ्यूगी कमाल का आदमी है, वो मुझे ईमानदारी से थैंक्स करता है। शायशु अपना बिस्तर बोरिया बांध लो और जल्दी चलो। वो एक ईंटे का बना घर है, काफी सारे लोग उस पर नजर रखे हैं। शायशु उस क्लिनिक के पास जाता है और दरवाजा खोलकर अंदर आता है। ब्रदर देखो, वहाँ पर फ्लैग लगा है, महान लुयान। क्या महान? तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि आप 10 लोगों को ठीक करने का मिशन कंटिन्यू करना चाहते हैं। हाँ, मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तभी 2 लोग क्लिनिक में आकर डॉक्टर कहते हैं, बताइए आपको कहाँ चोट लगी है? आपने सही डिसीजन लिया यहाँ आने का। मेरी बीवी 4 महीने से प्रेग्नेंट है और आज उसके पेट में हल्का दर्द हुआ, इसलिए मैं आपके पास आ गया। एक सेकेंड, क्या प्रेग्नेंट? अरे यार, मैं कहाँ फंस गया। तुम्हें क्या चाहिए, बीवी या बच्चा? ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें सच बताता हूँ कि मैं कोई बच्चों वाला डॉक्टर नहीं हूँ। मुझे शर्म आएगी अगर मैं तुम्हें बुद्धू बनाऊंगा। तुम लोग स्कूल जाकर मिस्टर जांग से इसके बारे में किताब ले सकते हो। और हाँ, प्रेग्नेंट औरत को दवाई नहीं खानी चाहिए। तुम दोनों मिस्टर जांग से और भी चीजें पूछ सकते हो जो तुम्हें समझ ना आए। अच्छे से जाना, तुम पिछले डॉक्टर से काफी अच्छे हो। जब मैं बीमार पड़ा था तो उसने मुझे जबरदस्ती दवाइयाँ दी थी। थैंक यू डॉक्टर। शायशु को उनकी तरफ से भी 2 ग्रेटिट्यूड पॉइंट मिलते हैं। मुझे सच बोलने के भी ग्रेटिट्यूड पॉइंट मिले। आज से जो मुझे आता है वो मैं करूँगा और जो मुझे नहीं आता है मैं उस पर गिव अप कर दूं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। शायशु, लुयान और सिस्टर शायू पेशेंट को ठीक कर रहे होते हैं। शायशु 9 लोगों को ठीक कर चुका होता है। वापस जरूर आना। ठीक है, ये बच्चा इसके अलावा कुछ और नहीं कह सकता था। और हाँ, तुम्हारी माँ को ढेर सारा गर्म पानी पीना चाहिए। वो उसे थैंक यू कहते हैं। वांग शॉमिंग से उसे एक ग्रेटिट्यूड पॉइंट मिलता है और इसी के साथ 10 लोगों को ठीक करने का मिशन कंप्लीट हो जाता है। और उसे नेक्स्ट मिशन मिलता है, 20 लोगों को ठीक करना है। क्या 20 लोगों को मुझे ठीक करना है? डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है। पहले मेरी टोटल स्ट्रेंथ और एजिलिटी कितनी है? हमें दिखाया जाता है शायशु की टोटल स्ट्रेंथ 5.5 है और टोटल एजिलिटी 4.1 है। भैया, आपने उन लोगों को पूरी तरह से ठीक क्यों कर दिया? अगर मैं उन्हें पूरी तरह से ठीक करता तो इसका मतलब है कि मैं उनकी बीमारी को ठीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी बीमारी को बढ़ा रहा हूँ। पिछले वाले डॉक्टर को पेशेंट को ठीक करना नहीं आता था। वो हर पेशेंट पर सेम इलाज करता था। हम उससे सीख नहीं सकते हैं। देखा उसकी कैसी हालत हुई और उसकी किसी ने भी मदद नहीं करी। लुयान कहता है, अगर हमें कुछ हो जाए तो क्या कोई हमारी मदद करेगा? साल के शुरू होते ही लोग चाहते थे हमें कुछ हो जाए। ये सुनकर शायशु लुयान के कंधे पर हाथ रखता है और काफी जोर से दबाता है।
और कहता है लुयान याद रखो, पिछली यादों से अपने आप को परेशान होने मत दो। लुयान भी उसकी बात सुनता है। तभी एक आदमी दरवाजे पे आकर डॉक्टर कहता है, डॉक्टर मुझे अचानक से कुछ हुआ है, मुझे चेक करिए और हाँ इसे सीक्रेट रखना। बताओ तुम्हें क्या हुआ है? और हाँ मैं कुछ बीमारियों को ठीक नहीं कर सकता। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो आदमी दरवाजा बंद करता है और बोलता है मैं आपको बताता हूँ लेकिन डरिएगा मत। चायसू उसकी तरफ देखता है। वो आदमी अपना मुंह फुलाकर कुछ शूट करता है। वो एक बबल होता है और जब वो फूटता है तो काफी सारा फोर्स पैदा करता है। इससे लुयान तो गिर ही जाता है। या क्या आप ठीक हैं? चायसू सोचता है ये फोर्स ज्यादा जोर से नहीं था, लेकिन ऐसी चीज कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है। मुझे नहीं लगता है कि तुम बीमार हो, बस तुम्हारे पास सुपर नेचुरल एबिलिटी आ गई है। क्या सुपर नेचुरल एबिलिटी? क्या मैंने सुपर नेचुरल एबिलिटी अवोक कर ली है? हाँ। थैंक यू डॉक्टर मुझे ये बताने के लिए। चायसू को एक और ग्रेटिट्यूड पॉइंट मिलता है। सीन शिफ्ट होता है रात को। चायसू सोचता है सुपर नेचुरल एबिलिटी इस छोटे से शहर में भी आना शुरू हो चुकी है। ये एरा तो काफी खतरनाक बनता जा रहा है और काफी बड़े चेंजेस भी आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास पैलेस है, कुछ और ग्रेटिट्यूड पॉइंट और मेरा हथियार अनलॉक हो जाएगा। तभी कोई शायवाल पर चढ़ता है। चायसू को पता चल जाता है। वो 3 लोग होते हैं और चायसू के घर के अंदर आते हैं, लेकिन चायसू वहीं पर होता है और काफी स्कैरी लोग से कहता है कैसे हो भाई लोग। फिर चायसू एक आदमी के पैर पर मारता है। वो आदमी वहीं गिर जाता है। उसे पकड़ो, अपना गार्ड डाउन मत होने देना। वो दोनों चायसू की तरफ बढ़ते हैं। फिर चिल्लाने की आवाज आती है। हमें दिखाया जाता है वो दोनों उससे माफी मांग रहे होते हैं। तुम्हें किसने भेजा? सीन शिफ्ट होता है चायसू के घर के दरवाजे पर। दरवाजा खोलो, वो भी अभी। और लोग आधी रात को क्या इन्हें सोना नहीं? चैप्टर की शुरुआत होती है। हमें ऑर्डर मिला है। चायसू दरवाजा खोलता है। ये क्या है? क्या इसने फ्लैग पहना है? तुम लोग इतनी रात को क्यों आए हो? क्या ये पागल है? चायसू सोचता है अब ये लोग शायद से मेरी चेकिंग नहीं करेंगे। घर सर्च करो, लेकिन तुमने तो घर पहले ही चेक कर चुका है। वो पहले करा था, शायद से आज कुछ मिल जाए। चायसू उनकी तरफ देखता है। तुम सब कचड़े हो, हमने तुम्हें यहाँ गन ढूंढने के लिए भेजा और अब देखो तुम लोग गन ढूंढने में तो फेल हो गए और रस्सी से भी बंध गए। मेन आर्मी का बंदा चायसू की तरफ देखता है और कहता है मेरा नाम वांग कॉन्ग यान है। अगर तुम बॉस लुओ से कंप्लेन करने जा रहे हो तो मेरा नाम बता देना, मैं ऐसा क्यों करूँगा। एक सेकंड, क्या कॉन्ग यान क्या ये रिश्तेदार था वांग डोंग यांग का? अगर ऐसा है तो ये मुझे आसानी से नहीं छोड़ेगा। एक आर्मी का बंदा बोलता है हमें कोई भी गन इसके घर से नहीं मिला है। मैं ये गन सर्चिंग आगे भी करूँगा जब तक वो फायर आर्म वाला चोर मिल नहीं जाता। चलो सब लोग। और हाँ मैं क्या कह रहा था, अगर तुम स्ट्रॉन्ग होल्ड में पैदा होते तो काफी अच्छा रहता। मेरे अंडर आ जाओ और सोल्जर बन जाओ। तुम इन कचड़ों से तो काफी अच्छे हो। चायसू सोचता है मैं लकी था कि मैंने गन्स पहाड़ों के पीछे छुपा दिए। ये लोग मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। चायसू चैन की सांस लेता है। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। सभी लोग देखो वो लोग वापस आ गए। ये सुनकर चायसू और लुयान दोनों की नींद खुल जाती है। लुयान कहता है उन्हें तो बस 1 हफ्ता ही हुआ था, क्या वो वापस आ गए? नहीं, 1 हफ्ता तो काफी कम है। जब वो जा रहे थे तो वो कितनी अच्छी हालात में थे, लेकिन अब सबको कहीं ना कहीं चोटें लगी हैं। 1 हफ्ते में तो ये लोग जिंग माउंटेन्स पहुँचे ही नहीं होंगे। वुल्फ्स के झुंड ने तभी हमला किया जब ये लोग यहाँ से चले गए। फिर क्या इनके साथ हुआ? अगर मैं कपड़ा देखकर बताऊं कि कौन एकदम ठीक है तो ये वो लड़की है। ये लड़की फायर आर्म में काफी अच्छी है। फायर आर्म मतलब गन्स चलाने में। ब्रदर, क्या ये लोग ओल्ड वांग को ढूंढ रहे हैं? तो उनके साथ गाइड गया था वो वापस नहीं आया, जरूर उसके साथ कुछ हुआ है। तभी एक लड़की चिल्लाकर कहती है तुमने हमें कैसा गाइड दिया था? उसने हमारा 3 दिन तो बिना कुछ करे बर्बाद किया और उसे तो रास्ता भी अच्छे से नहीं पता था। वो अच्छा वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। उसने नदी के किनारे से कुछ खा लिया था, फिर वो वहीं मर गया। ये सुनकर चायसू सोचता है नदी शहर के बाहर
बाहर कोई नदी नहीं है और वैसे खाने की चीज तो मैंने कभी नहीं सुनी। वांग फ्यूगुई कहता है, मैंने तुमसे कहा था अगर तुम्हें जिंग माउंटेन्स जाना है तो तुम्हें रेन शायशु की मदद चाहिए, लेकिन तुमने मेरा विश्वास नहीं करा। लेकिन अब रेन शायशु और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकते क्योंकि हम दोनों बॉस लुओ के अंडर आते हैं। क्या तुम बॉस लुओ को जानते हो? क्या उसने शायशु की प्रोटेक्शन का वादा करा है? क्या सिर्फ वही है जो हमें उस माउंटेन के पार पहुंचा सकता है? हाँ वही है सर। ठीक है चलो सब लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड वापस चलो। चलो फाइनली ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। वांग फ्यूजी शायशु की तरफ देखता है लेकिन शायशु वापस जाने लगता है। शायशु मैंने तुम्हारी मदद करी है, क्या तुम थैंक यू नहीं करोगे? क्या तुमने मुझे अभी भी माफ नहीं किया है? शायशु कहता है चलो तुम उनके साथ जाओ, मैं पेपर पे वहाँ का रास्ता बना देता हूँ। इसकी वजह से तुम स्ट्रॉन्गहोल्ड सिटी भी जा पाओगे। मेरे पास तुम्हारे जैसे स्किल नहीं और वैसे भी मेरे बच्चों का क्या फिर होगा? तुम्हारे पास बच्चे हैं लेकिन मेरे पास लुयान और सिस्टर शायू है। अगर तुमने मुझे फिर से रिकमेंड किया तो सिस्टर शायू और लुयान तुम्हें जिंदा खा जाएंगे। मैंने तुम्हारे भले के लिए ये किया था। अगर मैं 20 साल का होता तो जरूर जाता। अगर तुमने ये मेरे अच्छे के लिए किया है तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली का शुक्रगुजार हूँ। तो अच्छा तो मैं भी तुम्हारे पूर्वजों का शुक्रगुजार हूँ। तभी वांग फ्यूग्यू के तरफ से शायशु को एक ग्रेटिट्यूड पॉइंट मिलता है। शायशु कंफ्यूज हो जाता है। तभी एक आवाज आती है, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। ये लोग क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। शायशु सोचता ये तो वही है जिसके पास बबल वाली एबिलिटी की शुरुआत होती है। बबल एबिलिटी वाले का नाम जांग बाओगेन होता है। तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा है? सोल्जर्स कहते हैं सभी लोग पीछे हटो। वांग फ्यूगी पूछता है, ऑफिसर्स ये सब क्या चल रहा है? मैं जानता हूँ वो शरारती है लेकिन वो कोई क्राइम नहीं कर सकता। एक सोल्जर वांग फ्यूगी पे गन पॉइंट करके कहता है निकल जाओ। शायशु सोचता है इन लोगों ने जांग बाओगेन को क्यों पकड़ा है? क्या ये उसकी सुपर पावर की वजह से है? शायशु उन्हें देखता है। वांग फ्यूगी कहता है वो बच्चा गया, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वांग फ्यूगी बताता है कि मैंने सुना कि उसने अपनी सुपर नेचुरल एबिलिटी को अपने दोस्तों को दिखा रहा था, वो भी पिछली रात को। लेकिन उसके दोस्तों ने ये आर्मी को बता दिया। हर एक स्ट्रॉन्गहोल्ड सिटी इन जैसे लोगों को ढूंढती है। शायशु मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुम किसी से डरते हो तो तुम क्या करोगे? मैं उसे जान से मार दूंगा। ये इतना आसान नहीं है जैसे तुम सोचते हो। मैंने सुना है स्ट्रॉन्गहोल्ड वाले एक मेंटल हॉस्पिटल बनाते हैं और उसमें स्पेशल जेल होती है उन लोगों के लिए जिनके पास सुपर नेचुरल एबिलिटी है। वो लोग काफी सारी डिवाइसेस यूज करते हैं उन्हें एग्जामिन करने के लिए। शायशु अगर तुम और लुयान के पास सुपर नेचुरल एबिलिटी आती है तो तुम किसी को भी नहीं बताना है, ठीक है? तभी कोई चिल्लाता है, काफी बुरा हुआ, ये लोग तो एक दूसरे को मार रहे हैं। हमें दिखाया जाता है जांग बाओगेन के पिता कहते हैं ये लो ये मेरे बेटे को बेचने के लिए, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तभी एक बंदा पीछे से जांग बाओगेन के पिता को चाकू भोंक देता है लेकिन जांग के पिता कुल्हाड़ी से उसके सर पर मारते हैं। तभी जांग की माँ चिल्लाती है, जांग के पापा बाओगेन भी चला गया और अब मैं इस दुनिया में कैसे जीऊंगी? ये कहकर वो चाकू से अपना गला काट लेती है। बाओगेन ही सिर्फ इनका लौता बच्चा था। जब उसको कुछ हो गया तो उसके पेरेंट्स ने अपनी जान निकाल ली। बाओगेन भी ना उसके पास थोड़ी सी ही सुपर नेचुरल एबिलिटी थी, उसे जरूरत क्या थी शो ऑफ करने की? तुम लोग यहाँ तमाशा देखने आए हो क्या? निकलो यहाँ से। शायशु भी ये कारनामा देखता है और बोलता है ये कैसी सोसाइटी है? सीन शिफ्ट होता है। शायशु टीचर के पास खड़ा होता है और कहता है आज मैं बच्चों को लड़ते कैसे है ये सिखाना चाहता हूँ। मैं इतने सालों से बच्चों को नेचुरल एनवायरनमेंट में कैसे रहते हैं ये सिखाता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो इंसानों को मारे। मुझे पता है आज क्या हुआ, वो उन लोगों की बुरी किस्मत थी। अगर तुम सिखाना चाहते हो तो सिखा सकते हो। शायशु कुछ नहीं कहता। फिर शायशु क्लास के दरवाजे
दरवाजे पे आता है, फिर वहीं छुप जाता है और सोचता है ये सब क्या चल रहा है। क्या लुयान की सुपर नेचुरल एबिलिटी इन्हें पता चल गई? एक लड़की कहती है, लुयान तुम अपने भाई से कहो आज की क्लास मत ले। शायशु सोचता है, मैंने सोचा था कि कुछ बड़ा कांड हो गया है, लेकिन ये लोग क्लास बंद करने की सोच रहे हैं। लुयान चिल्लाकर कहता है, वो तुम्हें इसलिए पढ़ा रहा है कि तुम अपनी जान बचा सको। वो लड़की कहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम इतने गुस्से में क्यों हो? लुयान गुस्से से बैठ जाता है। एक लड़का उसे घूर रहा होता है। अब तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? कुछ नहीं, मुझे लगता है आज तुम खुश नहीं हो। अभी शायशु आता है और कहता है क्लास शुरू हो गई है। क्या तुम्हें पता है इंसान का वीकेस्ट पार्ट क्या है? हमें नहीं पता। ट्रेन शिफ्ट होता है कुछ समय बाद। जब क्लास खत्म हो जाती है, सब बच्चे थैंक यू टीचर कह के वहाँ से चले जाते हैं। क्या ये बच्चे कभी मेरी बातों को सीरियस लेंगे? मैं चाहता हूँ ये बच्चे इस नॉलेज को कभी यूज ना करे। तभी कोई शायशु चिल्लाता है, वो वांग फ्यूगी होता है। जल्दी से अपना सामान बांध लो, किसी ने मुझे लेटर भेजकर बताया है बॉस लो मान गए हैं कि उन लोगों को जिंग माउंटेन तक गाइड करने के लिए। ये सुनकर शायशु हैरान हो जाता है। तो चैप्टर की शुरुआत होती है वहीं से जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। शायशु सोचता है उन लोगों ने बॉस लो को भी मना लिया, और क्या बॉस लो को जिंग माउंटेन में कुछ इंटरेस्ट है? उन लोगों का गोल जो भी है काफी इम्पोर्टेंट है। मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे जाना पड़ेगा। तभी शायशु वहाँ से जाने लगता है। हे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं टीचर से बात करने जा रहा हूँ। मिस्टर जांग, मैं जिंग माउंटेन जा रहा हूँ। क्या तुम्हें जाना है? आपने देखा ही था जांग बाओगेन का क्या हुआ था। हम दोनों की जिंदगी स्ट्रॉन्ग होल्ड के हाथों में है। अगर मैंने मना कर दिया तो वो मुझे इस शहर में काफी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। जब तुम यहाँ नहीं रहोगे तो लुयान और दूसरे लोग स्कूल में रह सकते हैं। थैंक यू मिस्टर जांग, अपना ध्यान रखना। सीन शिफ्ट होता है शायशु के घर से। क्या तुम्हें जिंग माउंटेन जाना जरूरी है? तुम मेरी चिंता मत करो, मैं वापस आ जाऊंगा। लुयान काफी उदास होता है। मिस्टर शायू, ये लीजिए पैसे, और हाँ मिस्टर जांग को सिगरेट देना मत भूलना, वो उनका किराया है। शायशु सोचता है, मैं लुयान को पैसे नहीं दे सकता। अगर सिस्टर शायू के मन में लालच आ गई तो वो यहाँ से पैसे लेकर चली जाएंगी। लुयान को कुछ नहीं करेंगी। लेकिन मैं सिस्टर शायू के बारे में ऐसा कैसे सोचता हूँ? लेकिन अभी के लिए ये डिसीजन बेस्ट है कि इस बेकार की दुनिया में तुम्हारे अपने ही पीछे से वार करते हैं अपने फायदे के लिए। सिस्टर शायू भी समझ जाती हैं शायशु क्या सोच रहा है। तुम चिंता मत करो, जब तुम वापस आओगे तो जितना पैसा बचा हो मैं तुम्हें लौटा दूंगी। फिर कोई दरवाजा खटखटाता है। तभी शायशु को एक मिशन आता है, जिंग माउंटेन्स पे जाने को मना करना है। शायशु सोचता है, जिंग माउंटेन कैसी जगह है जहाँ मुझे जाने से पहले भी मना कर रहा है। क्या वो काफी खतरनाक है? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि शायशु को जिंग माउंटेन तक जाने का रास्ता पता है, लेकिन जिंग माउंटेन्स कैसी जगह है ये नहीं पता है। सो बैक टू दी स्टोरी। शायशु दरवाजा खोलता है। वो लड़की कहती है, तुम्हें सब कुछ पता ही होगा तो चलो हमारे साथ। शायशु फिर से पागल होने की एक्टिंग करता है और कहता है, मेरे फादर के फादर मेरे दादाजी हैं, और जो मेरी फादर की मदर है वो मेरी दादी हैं। वो लोग सोचते हैं ये पागल तो नहीं। तभी वांग कॉन्ग यान बोलता है, मुझे पता है, नाटक करना बंद करो। शायशु सोचता है, वांग कॉन्ग यांग, ऐसा लगता है मैं इन्हें भुद्दू नहीं बना सकता। मुझे अगर जाने का मन भी नहीं है तब भी जाना पड़ेगा। मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा रहा। तभी मिशन कंप्लीट हो जाता है और इनाम के तौर पर बेसिक स्किल डुप्लीकेशन स्क्रोल मिलता है। इसे दूसरे स्किल को सीखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शायशु काफी खुश होता है कि उसका मिशन कंप्लीट हो गया। तुम हमें मना कैसे कर सकते हो? मेरा मन बदल गया, अब मैं जा रहा हूँ। वांग कॉन्ग यान को काफी गुस्सा आता है। शायशु उस लड़की से कहता है, मेरी कुछ कंडीशंस है। पहली, मुझे $30,000 चाहिए तुम्हें गाइड करने के। नहीं, मैं $10,000 दूंगी। ठीक है, उसके साथ मुझे 10 बोरी नमक की चाहिए, 10 सिगरेट चाहिए और 100 किलो चावल। और ठीक है, $30,000 मैं दूंगी। और दूसरी कंडीशन
कंडीशन है, ये हमारे साथ नहीं जाएगा। ओह अच्छा, शायसू सोचता है वांग डोंग यांग की वजह से इसने मेरा घर 2 बार चेक करा। अगर ये हम लोगों के साथ आता है तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। वो लड़की उस फायराम वाली की तरफ देखती है। फायराम वाली अपनी गर्दन से हाँ कहती है। ठीक है वांग कोंगयान, तुम्हें हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं। क्या लेकिन चलो अब हम चल सकते हैं। रुको, अब से हम टीममेट्स हैं तो अपना नाम तो बता दो। तभी कोई कहता है हम कोई टीममेट्स नहीं है, तुम बस एक गाइड हो जो हमें रास्ता बताएगा। फिर सभी लोग अपना नाम बताते हैं। एक बंदे का नाम सन जुन जैंग होता है, दूसरे का चैंग डोंग यांग, उस लड़की का सिंगर लिu शिनशु। इससे हमें पता चलता है वो लड़की सिंगर है। सबसे लास्ट लड़का बोलता है मैं सेकंड लेफ्टिनेंट हूँ फील्ड सर्विस का शिव शेनचू का। फायरआर्म वाली लड़की अपना नाम बताती है यांग शाओ जिन। अब हम जा सकते हैं? हाँ क्यों नहीं। शायशु गुड बाय करता है लुयान और सिस्टर शायू को। लुयान फिर से एक विश मांगता है। सिस्टर शायू कहती है चिंता मत करो, वो वापस सही सलामत आ। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। वो सब लोग गाड़ियों से जिंग माउंटेन की तरफ जा रहे थे। शायशु सोचता है मिस्टर जांग ने बताया था कैटलिज्म ट्रक से पहले रोड कंक्रीट की बनती थी। ऐसा लगता है कि अभी भी उसके निशान बचे हैं। मुझे जानना है कि पहले के रोड कैसे थे। आजकल के पौधे को काफी न्यूट्रिशन मिल रहा है। मिस्टर जांग के भी पत्ता गोभी काफी बड़े हो गए होंगे। अगर ऐसा है तो एक आलू भी काफी होगा अपनी फैमिली को खिलाने के लिए। ये लोग एक सेकंड भी बात नहीं कर रहे हैं। हमें पता चलता है शायशु को भूख लगी होती है। शायशु फिर एक चीज को देखता है और उस पे से कपड़ा हटाता है। वहाँ पर खाना और पानी रखा होता है। ये देखकर शायशु के मुंह में पानी आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है रात को। एक बंदा गाड़ी से बाहर निकलकर कहता है आज हम लोग यहीं कैंप लगाएंगे। सभी लोग खाना खा के आराम करना। मेरे साथ आओ, मैं सब लोगों को खाना और पानी बांटूंगा। वो लोग उसी गाड़ी के तरफ आते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं कि शायशु ने काफी सारा खाना खा लिया होता है। फ्रेंड शायशु, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम लोग ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो? मैंने कुछ बुरा तो नहीं किया। क्या तुम हाथी हो जो इतना सारा खाना खा लिया? अभी हमें कुछ ही समय हुआ है जिंग माउंटेन्स के सफर को शुरू करे और तुमने 5 पैकेट क्रैकर्स की खा लिए हैं। नीचे उतरो। अगर तुम ऐसे ही खाते रहोगे तो हम कभी भी स्ट्रॉन्गहोल्ड 112 में नहीं पहुंच पाएंगे। यांग शाओजिन उसकी तरफ देखती है। शायशु कहता है शिन्यू अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, चलो वापस और नया गाइड ले लो। शिन्यू, हम लोग वापस जाकर एक नया गाइड ले लेते हैं। वांग फ्यूगी ने बताया था कि यही सिर्फ एक है जो हमें जिंग माउंटेन्स के पार ले जा सकता है। ये सब चलता है। अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो जब हम लोग स्ट्रॉन्गहोल्ड 112 पहुंच जाएंगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। शायशु वहां से चला जाता है और पत्थर पर पैर मारकर 2 लोगों की बात सुनता है। मुझे यकीन नहीं होता ये हमें उस माउंटेन के पार ले जाएगा। इसे तो एक टेंट भी लगाना नहीं आता। देखते हैं ये कितने दिनों तक और जिंदा रह सकता है। पिछला गाइड भी इसी जगह मरा था। मैंने तुम्हारे कुछ क्रैकर्स क्या खा लिए? तुम लोग तो काफी गुस्सा हो गए। क्या वो कुछ थे? मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, कोई मतलब नहीं जो तुमने किया है। तुम बस एक रिफ्यूजी हो। पत्थर पर अंडे मत मारो। तुम्हें पता है कि क्या टूटता है जब अंडा पत्थर से टकराता है? अंडा नहीं, फिर क्या? जिस मुर्गी का अंडा है उसका दिल। ये कहकर शायशु उस लड़की की तरफ देखता है और सोचता है ये मुझे क्यों घूर रही थी। शाओजिन भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। यहाँ देखो, यहाँ एक जानवर के पैरों के निशान है। ये देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं। शायशु सोचता है कुछ ही जानवर हैं जो जंगल के किनारे रहते हैं। ये कौन सा जानवर होगा? ये निशान पिछली बार नहीं थे। शायशु भी उन पैरों के निशान को देखता है। ये तो एक हिरन के पैरों के निशान है। फिर शायशु एक चीज को देखकर सोचता है ये बुरी आदत है कि बचा हुआ खाना साफ नहीं करना, वो भी जंगल में। सब लोग
रास्ते से हटो, मुझे पास से देखने दो। ये तो भालू के पैरों के निशान लगते हैं। जो तुमने पिछली बार खाना छोड़ा था, ये उसकी वजह से आए हैं। क्या तुम्हें हम बुद्धू लगते हैं जो भालू के पैरों के निशान को नहीं पहचान पाएंगे? या कोई और जानवर के भी हो सकते हैं। हे, तुम जंगल के अंदर क्यों जा रहे हो? अब तुम लोग मुझे खाना देने वाले तो हो नहीं, तो मैं खाना ढूंढने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें याद दिला दूं, पिछला गाइड भी यहीं कहीं मरा था। मरना मत और हमारा वक्त भी बर्बाद नहीं करना, ठीक है? मैं देखना चाहता हूँ पिछला गाइड कैसे मरा था। चैप्टर की शुरुआत होती है। शायशु सोचता है, उसने कहा था पिछला गाइड रिवर के पास मुंह धोने गया था। रिवर में कुछ था जिससे वो तुरंत मर गया। शायशु एक लकड़ी का ऊपर का हिस्सा पॉइंटेड बनाने लगता है। ये पहले से तैयारी करनी चाहिए। शायशु ने एक भाला बना दिया था। ये जानवर पानी के आसपास ही रहते हैं। अगर मैं उस हिरन के पैरों के निशान का पीछा करूं तो मैं उस नदी तक पहुंच जाऊंगा जहां पिछला गाइड मरा था। हमें वही नदी दिखाई जाती है। शायशु उस नदी तक पहुंच चुका होता है। सोचता है इस पानी में तो कुछ भी खास नहीं है। शायद से वो एक मछली होगी जिसने गाइड पर अटैक करके पानी के अंदर ले गई। मुझे डर लगता है कि टाउन में ज्यादा लोग नहीं पता कि साफ पानी में मछलियाँ मांसाहारी होती हैं। मांसाहारी मतलब नॉन वेजिटेरियन। ये तो एक टर्माइट का घोंसला है। चलो अब मछली पकड़ी जाए। शायशु उस टर्माइट के घोंसले के पास आता है और अपने नाइफ से उसे खोदने लगता है और फिर उस घोंसले को वहाँ से बाहर निकाल देता है और एक टर्माइट को पकड़ लेता है और सोचता है क्वीन टर्माइट और टर्माइट का घोंसला काफी अच्छा चारा है मछलियों को पकड़ने के लिए। शायशु उस घोंसले को पानी में फेंकता है और भाला फेंकने के लिए तैयार होता है। टर्माइट के घोंसले से सारे टर्माइट बाहर निकलने लगते हैं। शायशु देखता है बड़ी सी मछली क्वीन टर्माइट को खाने के लिए आती है। शायशु अपना भाला पूरी जोर से उस मछली की तरफ फेंकता है और वो भाला उस मछली के अंदर घुस जाता है। फिर रस्सी से उस भाले को खींचता है जिससे वो मछली उसकी तरफ आ जाती है। फिर शायशु को कुछ याद आता है और मछली लेकर भागने लगता है और सोचता है मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। खून की महक से खतरनाक जानवर इस जगह जरूर आएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है उन लोगों की तरफ। ये कैसी खुशबू है, वैसे काफी अच्छी है। वो बस एक मछली तो है। हमें दिखाया जाता है शायशु वो मछली पका रहा होता है। तभी उसे एक मिशन आता है, अच्छी चीजों को लोगों के साथ बांटनी चाहिए। फिर शायशु उनकी तरफ देखता है और आधी मछली लेकर उनकी तरफ आता है। तभी एक बंदा बोलता है, क्या तुम इसे हमारे साथ बांटना चाहते हो? तुम ये क्या सोच रहे हो? मैं बस तुम्हें इससे दिखाना चाहता हूँ मैं अपनी खुशियाँ तुम्हारे साथ बांटना चाहता था। तभी मिशन कंप्लीट हो जाता है और इनाम के तौर पर 1 पॉइंट DXT को मिलता है। मैं ये मछली तुम्हारे साथ बांटूं ये तो इम्पॉसिबल है। मैं तुम्हें आधी मछली दूंगा, बदले में तुम्हें 3 बोतल पानी देना होगा, ठीक है? हमें दिखाया जाता है सारे लोग उस मछली पे टूट पड़ते हैं और शायशु वहाँ से चला जाता है। शायोजिन उसकी तरफ देखती है और उसके पास बैठ जाती है। वो अच्छा, तो तुम मछली लेके आए हो। शायशु एक चीज को देखकर हैरान और डर जाता है। शायोजिन ने उस पर गन पॉइंट कर दिया होता है। शायशु को उस गन की सारी डिटेल्स पता चलती है, जैसे उसका नाम M9 है, उसका वजन 960 ग्राम है, वगैरह वगैरह। शायशु सोचता है अगर तुम्हें मछली खानी थी तो बोल तो सकती थी ना, गन दिखाने की क्या जरूरत थी? मैं मना भी नहीं कर सकता, ये लड़की गन चलाने में मास्टर है। ये सोचकर बोलता है मैं तुम्हें बस 2 बाइट ही दूंगा। 2 बाइट हम दोनों के लिए? शिन्यू कहती है, क्या सिर्फ 2 बाइट? शायशु सोचता है ये कब आ गई? शिन्यू कहती है मैं तुम्हारा खाना फ्री में नहीं खाऊंगी, ये लो चॉकलेट, मैं भी इसके तुम्हें 2 बाइट दूंगी। शायशु पूरी चॉकलेट एक बार में खा जाता है और बोलता है ये मेरा पहला बाइट था, लाओ दूसरा बाइट दो।
शिन्यू हैरान हो जाती है और बोलती है मैं ला रही हूँ। शाओजिन उस मछली में नमक डालकर उस पे फूंकती है। शायसू सोचता है क्या स्ट्रॉन्ग होल्ड में सारी लड़कियाँ इतनी प्यारी होती हैं। शाओजिन भी उस मछली का बहुत बड़ा बाइट लेती है। ये देखकर शायसू चिल्लाकर कहता है मेरी मछली, क्या तुम लड़की नहीं हो? लड़कियाँ ऐसे तो नहीं खाती हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। हमें दिखाया जाता है सुबह हो चुकी होती है। शायसू की आँख खुलती है, वो उठता है और आसपास देखने लगता है। एक बंदा सो रहा होता है, एक बंदा निगरानी रख रहा होता है। शायसू उस जंगल की तरफ देखता है और एक जगह आकर हैरान हो जाता है, वहाँ कुछ नहीं है। शायसू सोचता है पिछली रात मछलियाँ की हड्डियाँ मैंने यहीं रखी थी, लेकिन अब ये यहाँ नहीं है। चींटियाँ ऐसे लेके गई। रोटेटेड चींटियाँ मेरी उंगली जितनी है। यहाँ चींटियाँ का घोंसला है भी एक रात में हड्डियों का सफाया करना नामुमकिन है। बाकी सारे लोग अपना सामान बांध रहे होते हैं। एक बंदा उसे देखकर बोलता है आज तुम सबसे पहली गाड़ी में बैठकर रास्ता बताओगे। ठीक है, सबको बता देना कि नदी से जितना दूर रह सकते हैं वो उतना दूर रहे। हम लोग नदी से काफी दूर है और नदी में सिर्फ मछलियाँ हैं, उनसे डरने की क्या बात। शायसू उसका कोई जवाब नहीं देता। ठीक है, सभी लोग चलो सफर पर। गाड़ियाँ चलने लगती हैं। शायसू खिड़की से बाहर देख रहा होता है। एक बंदा जो गाड़ी चला रहा होता है वो बोलता है हमारे सामने कोई है। ये कहकर वो गाड़ी में ब्रेक लगा देता है। शायसू देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है इतना बड़ा लाल सिंह वाला हिरन यहाँ क्या कर रहा है। कुछ बंदे गाड़ी से बाहर निकलकर उस हिरन पर गन पॉइंट कर देते हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट कहता है गोली मत चलाना, तुम जितना शांत रह सकते हो रहो, उतना भी चौकन्ना मत रहो, वो शाकाहारी है। यहाँ पे कोई बड़े मांसाहारी जानवर नहीं है। हिरन उनकी तरफ सिर झुकाता है और तेजी से दौड़ने लगता है। देखकर ड्राइवर स्टीयरिंग घुमाकर एक्सीलेटर ले लेता है। इससे पहली गाड़ी बच जाती है और हिरन दूसरी गाड़ी पर हमला कर देता है। शायसू हैरान हो जाता है। हिरन गाड़ी को ऊपर उछाल देता है। वो लोग गोलियां चलाने लगते हैं। वो जंगलों में भाग गया। क्या वो इतनी आसानी से भाग गया? शायसू सोचता है काफी अजीब सी बात है। यांग शाओजिन ने एक भी गोली नहीं चलाई। ऐसा लगता है उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। यांग शाओजिन खड़ी होकर ये सब देख रही थी। रैन शाओ तुम तो टाउन के डॉक्टर हो, तो चलो इसे ठीक करो, मैं आ रहा हूँ। बंदे को चोट लगी होती है। शायसू सोचता है इसे तो कोई गहरा घाव नहीं है। फिर शायसू ठीक हो जाओ कहने लगता है। ऐसे कौन ठीक करता है? तुम किस टाइप के डॉक्टर हो? चुड़ैल डॉक्टर, यहाँ से निकलो। क्या तुम्हें लगता है ये कार ठीक हो सकती है? मुझे नहीं लगता, ये ठीक नहीं हो सकती है। उन दोनों को ट्रक के पीछे बैठना होगा। शूशाई चैंगडोंग यांग, आई एम सॉरी, लेकिन तुम दोनों को पीछे बैठना होगा। ठीक है, चलो सब लोग अपना जोश बढ़ाओ और चलते चलो। क्या यार, उस गाइड को वो लोग यहाँ नहीं बैठा रहे हैं क्योंकि वो गाइड है। दूसरा बंदा भी उस ट्रक पे चढ़ रहा होता है, तभी वो जोर से चिल्लाता है और वहीं गिर जाता है। ये सब क्या चल रहा है? आसपास की चीजें नॉर्मल है। लेफ्टिनेंट उसके गले पे हाथ रख कर चेक करता है, ये सांस नहीं ले रहा है। ये सुनकर शायसू हैरान हो जाता है और इसी सस्पेंस के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। क्या हुआ? ये कैसे मरा? मुझे नहीं पता। इसने अचानक से चिल्लाया और गिरा, फिर मर गया। उस समय मैं कार में था तो ज्यादा अच्छे से नहीं देख पाया। तभी एक बंदा चिल्लाकर बोलता है जरूर इन जंगल की लकड़ियों में गड़बड़ है। सर, हमें वापस चलना चाहिए। ये जंगल काफी अजीब है। नहीं, हमें काफी स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स मिले हैं, तो वापस जाने की सोचना भी मत। बहस करना बंद करो। अभी हमें यहाँ से जाने के बारे में सोचना चाहिए। फ्रेंड शायसू, तुम उसकी बॉडी को ट्रक के पीछे डालो और तुम भी पीछे बैठोगे। तभी शायसू उसकी गर्दन पे देखता है, वहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसमें जहर लगा था। तुम ड्राइवर की सीट पर बैठो। शायसू सोचता है ये कैसा जहर है जिसने एक आदमी को तुरंत ही मार दिया। फ्रेंड शायसू, जल्दी करो, बॉडी को ट्रक के पीछे डालो। मुझे पता है ये जंगल काफी खतरनाक होता जा रहा है। में दिखाया जाता है शायसू ने उसकी बॉडी पैक कर चुकी होती है। हमने कहा था यहाँ कुछ मजेदार करने को नहीं है, तो इतने सारे रिस्क क्यों आ रहे हैं? देखो, तुम तो मर गए, अब अफसोस मत करो। उन्होंने मुझे फिर यहाँ पीछे बैठा दिया।
अगर आज मैंने सारा खाना खत्म नहीं करा तो मेरा नाम भी रेन शायशु नहीं। ये लड़का किससे बातें कर रहा है? जरूर इसके सिर के साथ कुछ गड़बड़ है। तभी एक बंदा कहता है, सर्दियाँ आने वाली है लेकिन इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? हम लोग शहर से काफी दूर हैं तब भी गर्मी बढ़ रही है। शायशु बताता है, यहाँ काफी सारे एक्टिव वोल्केनोज हैं जो कभी भी फट सकते हैं। इस सफर को शुरू हुए दूसरे दिन की शाम हो चुकी है। हमें दिखाया जाता है वोल्केनोज फट रहे होते हैं और वो लोग उसे देख रहे होते हैं। सब लोग देखो, वहाँ पे कुछ लिखा है। हमें दिखाया जाता है पत्थर पर कुछ लिखा होता है, जिंदा चीज यहाँ से आगे नहीं जानी चाहिए। वो लोग उसे पढ़ ही रहे होते हैं तभी लेफ्टिनेंट पूछता है, इसे किसने लिखा है? मुझे नहीं पता, जब मैं पिछले साल यहाँ आया था तो ये सब यहाँ नहीं लिखा था। एक बंदा उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? इतनी दूर तो शिकार करने नहीं आए होगे। कौन हो तुम? हम लोगों से क्या छुपा रहे हो? हाँ, कुछ है जो मैं तुम लोगों से छुपा रहा था। असल में मैं ड्रैगन के खानदान से आता हूँ। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। लेफ्टिनेंट उस पे गन पॉइंट करके कहता है, तुम काफी अजीब हो, तुम्हें बताना होगा तुम यहाँ क्या कर रहे थे। क्या तुमने ये चीजें वहाँ पर लिखी हैं? जहाँ पे वो चीजें लिखी हैं वो काफी ऊपर है। मेरी जितनी हाइट है मैं वहाँ कभी नहीं पहुँच पाऊंगा। तुमने अभी तक नहीं बताया तुम यहाँ क्या कर रहे थे। पिछले साल मेरे पीछे वुल्फ का झुंड पड़ गया था तो मैं बचते बचाते यहाँ तक आ गया। तुम झूठ बोल रहे हो। एक बच्चा वुल्फ के झुंड से कैसे बच सकता है? हमें बताओ तुम कैसे बचे? उस समय वुल्फ का टारगेट मैं नहीं था, बस मैं गलती से उनके पास चला गया। मैं डर के मारे जंगल में चला गया, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ जाएंगे। मुझे अपनी जान बचाने के लिए इस जगह आना पड़ा। जैसे ही मैं इस जगह आया वुल्फ ने मेरा पीछा करना बंद कर दिया। ये सुनकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। तो तुम कह रहे हो वुल्फ ने तुम्हारा पीछा करना बंद कर दिया जब तुम यहाँ पहुँचे? इसका मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा है जिससे वुल्फ भी डरते हैं। मैं यहाँ पर 2 या 3 दिन तक रहा, उसके बाद यहाँ से वुल्फ चले गए। मुझे इस जगह के गहराइयों के बारे में कुछ नहीं पता है। तभी एक बंदा बोलता है, क्या तुम्हें सुपरनैचुरल के बारे में पता है? शायद से वो चीजें सुपरनैचुरल बीइंग ने लिखा है। मुंह बंद करो, ये मिलिट्री का सीक्रेट है। तुम ऑफिसर किस बात के हो? तुम कितने समय तक ऑफिसर रहोगे? एक बार तुम वापस गए, मार्शन तुम्हें ऑफिसर की पोजीशन से निकाल देगा, इसलिए तुम वापस नहीं जा रहे हो। शायशु सोचता है प्राइवेट आर्मी कितनी बेकार होती है। एक सोल्जर ऑफिसर पे चिल्ला रहा है, इससे मुझे कंफर्म हो गया ये लोग वापस नहीं जा रहे हैं। तभी ट्रक से आवाज आती है। ये कैसी आवाज है? ये आवाज ट्रक से आ रही है। लेफ्टिनेंट और एक आदमी चुपके से ट्रक के पीछे आते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। फिर वो रुक जाते हैं। ये तो बस चूहा था जो खाना चुराना चाहता था। रेन शायशु, अब क्या हुआ? उसकी बॉडी कहाँ है? हमें दिखाया जाता है उसकी डेड बॉडी वहाँ से गायब हो चुकी होती है। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है।